हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल थोड़ा बहुत बजट के बारे में डिस्कस किया था, अब क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हों या पीएससी एस्पिरेंट हों, गवर्नमेंट की बजट मतलब सेंट्रल बजट और उस स्टेट की बजट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है फॉर योर करंट अफेयर्स, फॉर योर मेंस, जो कि मेंस जो है उसी के प्रोविज़न्स जो भी उसमें आए होते हैं उसी से रिलेटेड होता है। तो अगर आपने, ठीक है कोई बात नहीं, कल संडे था, लेकिन आप 1 से 2 दिन में उस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए, मतलब नोट्स जो है वो बजट से रिलेटेड बना लीजिए। फिर जब स्टेट्स का आएगा तो स्टेट्स का बना लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, है ना। अब ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आपको पॉइंट जो आज के, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन का जो आज मेन टॉपिक है, सिंचाई का बुनियादी ढांचा और बफर स्टॉक है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स और बजट से रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे इरिगेशन में गवर्नमेंट ने पैसे अलॉट किए हैं जितने भी, उसका इफ़ेक्ट, कोई योजनाएं आई हैं उसका इफ़ेक्ट, बफर स्टॉक हो गया मतलब कितनी खाद्य सुरक्षा पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने में कैसे मदद की है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, जब किसी टॉपिक पर बात किया जाता है मतलब उसकी आवश्यकता है। आपके घर में ही एक नॉर्मल टॉपिक वही डिस्कस होता होगा डेली बेसिस पे, जो जिस चीज़ की उस टाइम पे नीड होगी। तो कहीं ना कहीं सिंचाई व्यवस्था से आशय, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि जल पे निर्भर करता है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, मतलब एक फ़िक्स टाइमिंग पे 3 से 4 महीने के बीच में वर्षा ऋतु होती है, उसी पे डिपेंड होती हैं, चाहे वो हमारी नदियाँ हों, हमारे नहर प्रोजेक्ट्स हों या फिर कृषि हो। अब क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वर्षा में भी अनियमितता आ रही है। कभी वर्षा इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि फसल को नुकसान कर रही है, और कभी इतनी कम वर्षा हो रही है कि जो बेसिक नीड है 10%, 20%, 30% किसी फसल को, तो वो भी नुकसान हो जा रहा है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यह अनियमितता को ही कम करने के लिए सिंचाई पर ध्यान दिया गया, क्योंकि बिना इरिगेशन के कृषि जो है वो संभव नहीं है। तो अब बात आती है कि हमें बताना क्या है कि बुनियादी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें उसके डेवलपमेंट में राज्य और केंद्र सरकार किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है। फिर एक योजना आई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि देश भर में सिंचाई को पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आई थी। तो उसने कितनी हेल्प की है, तो आपने ये जान लिया। अब क्योंकि आपको भी पता है कि भारत जो है, ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, ठीक है, ये एक रफ मैप बनाया मैंने, ये है हमारा प्यारा भारत। सभी को पता है इसकी भौतिक जो स्थिति है वो बराबर नहीं है। इस क्षेत्र में हिमालयन रीजन आ जाता है, इस क्षेत्र में वाटर रीजन आ जाता है, ये डेजर्ट एरिया आ जाता है। मॉनसून यहाँ से एंटर करती है, वर्षा करते हुए चली जाती है, मतलब इसको टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया, इनइक्वालिटी तो आई, है ना। इन्हीं सबको ध्यान देते हुए, क्योंकि हमें, भारत एक देश है, सभी राज्यों को उसको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिनको वर्षा प्राप्त हो रही है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं प्राप्त हो रही है, यह जो दायित्व है वो सेंटर और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अब कैसे ये बताते हैं, सबसे पहले हम सोचेंगे इस पर। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर रहे, जिससे उत्पादन में अस्थिरता बनी रहती है। ऐसे में सिंचाई बुनियादी ढांचे का विकास कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर
नीतिगत ढांचा, वित्तीय संसाधन और समन्वय प्रदान करती है। प्रमुख व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता अंतर्राज्यीय नदी परियोजनाओं का विकास तथा तकनीकी नवाचार बढ़ावा देना जिम्मेदारी है। आप आए दिन जब करंट अफेयर्स होता है, इंटरलिंकिंग परियोजनाएं चलती रहती हैं। एमपी यूपी की हैं, एमपी यूपी राजस्थान की हैं, है ना। इंटरलिंकिंग मतलब कम नदियों के जल में ज़्यादा नदियों के जल को मिला देने से सभी में आपूर्ति बढ़ जाती है और उससे अच्छा जो है वो उत्पादन प्रोडक्शन होता है। ये देखिए मैंने एक मैप बनाया है। क्या होता है कि अगर वो इससे रिलेटेड, तो आप कोशिश करिए मैप बनाने की। मैप बनाने से क्या होता है, एग्जामिनर पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है कि बच्चे को अच्छे से पता है कि उसका जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता है, डीप जानता है। अब ये देखिए हमारा जो है सिंचाई की क्षमता बता रही हूँ कि कौन से स्टेट में किस तरीके से हो रही है, क्योंकि हर जगह नदियाँ उपलब्ध नहीं हैं, हर जगह नहर उपलब्ध नहीं है, हर जगह तालाब उपलब्ध नहीं है। यूपी में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो होती है नलकूप से और नहर से। पंजाब का 97% जो है, क्योंकि पंजाब 5 नदियों के देश की वजह, 5 नदियों की वजह से जाना जाता है, तो उसे पर्याप्त सिंचाई के साधन मिल जाते हैं। राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से राजस्थान को अच्छा सिंचाई मिल जाता है और स्प्रिंकलर की वजह से। महाराष्ट्र ड्रिप सिंचाई पर डिपेंड हो जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तालाब सिंचाई पर डिपेंड है। मेघालय 200 साल पुरानी बांस ट्रिप पे निर्भर है। तो देखिए सभी के जो है वो क्षमताएं अलग अलग हैं और तरीके भी अलग हैं। तो ये मैप बना के आपका आंसर इन्हेंस होगा और ये नोट कर लेंगे, आपको हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने करंट डेटा बताया है। राज्य सरकारों की भूमिका। सिंचाई राज्य सूची का विषय होने के कारण परियोजना का वास्तविक क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्यों द्वारा होगा। भूमि अधिग्रहण, नहरों व वितरण तंत्र का निर्माण, रख रखाव तथा क्षेत्रीय आवश्यकता, लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। तो आपने एक पार्ट में बता दिया कि राज्य और केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। दूसरा पार्ट है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का योगदान क्या है, तो उसने किस तरीके से हेल्प की है। 2015 में प्रारंभ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण करने, माइक्रो सिंचाई, ड्रिप स्प्रिंकलर बढ़ावा देने तथा जल संरक्षण व स्रोतों के पुनरुद्धार पर बल दिया है। केंद्र की नीतिगत व वित्तीय सहायता तथा राज्यों के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत में सिंचाई अवसंरचना सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इन प्रयासों को एकीकृत कर कृषि को अधिक टिकाऊ और जल संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? क्या भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है? स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको बफर स्टॉक पता होगा तब तो बाकी की चीज़ें आगे जो है वो आप बना लेंगे फॉर्मेट की कैसे करना है, बट वही वर्ड क्लियर ना हो तो। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अब क्योंकि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो पता होगा। अब इसके ये कैसे क्यों आवश्यक हो जाता है, आपको भी पता है, अभी हमने डिस्कस किया, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन रिसोर्सेज, आपको ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, रिसोर्सेज इनइक्वल बेस पे डिवाइडेड है, ठीक है। चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे वो कृषि हो, फार्मिंग हो, हर जगह जल की उपलब्धता सेम नहीं है, मॉनसून का इफ़ेक्ट पड़ता है, जलवायु सेम नहीं है, तो ये सब कहीं ना कहीं कृषि पर जो है वो इफ़ेक्ट डालते हैं। अब कई प्रकार से आपदाएं आ जाती हैं। अब जैसे हिमालयन रीजन्स में कृषि क्यों नहीं इतना आसान होता, भूस्खलन हो जाता है, ठीक है। कहीं पे मानसून का इतना इफेक्ट पड़ जाता है कि सूखा पड़ जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी की वजह से फसल जो है वो नुकसान होता है। इन्हीं सबको अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, सरकार की जिम्मेदारी है सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, एटलीस्ट बेसिक, और बेसिक नीड में क्या आ जाता है, हमारा अनाज आता है। तो इसी वजह से कुछ ऐसा नीति बनानी पड़ी जिससे सभी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बफर स्टॉक से आशय सरकार द्वारा गेहूं, चावल जैसे आवश्यक खाद्यान्नों का पूर्व निर्धारित मात्रा में भंडारण करना है, ताकि आपूर्ति में कमी, मूल्य वृद्धि अथवा आपात परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत में इसका प्रबंधन भारतीय खाद्य निगम, है ना, फूड कॉरपोरेशन ने द्वारा किया जाता है। 2023 में हमारा जो स्टॉक था वो 78 मिलियन टन थी। ठीक है, ये मैंने एक करंट से रिलेटेड हमने क्या है डेटा बता दिया, तो मतलब आप कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेटेड हैं। जनरल, अब मैं बता दूं मैप में, मैं फिर से मैंने मैप बनाने की कोशिश की कि सबसे ज़्यादा अब बफर स्टॉक है मतलब अनाज उत्पादन को इकट्ठा करना। अब अनाज इकट्ठा करना तो सभी को पता है कि सबका योगदान सेम नहीं होता है, तो ऐसे कुछ स्टेट्स तो स्पेशल होंगे ही जिनके पास उत्पादन अच्छी होती है, तो वो इसमें ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन कौन सी स्टेट्स माने जाते हैं जनरली? पंजाब, एमपी दलहन के लिए जैसे जाना जाता है, यूपी जो कि गेहूँ चावल के लिए जाना जाता है, हरियाणा, छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा ही कहा जाता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये मुख्य आपूर्तिकर्ता स्टेट्स, राज्य हैं बफर स्टॉक में। अब देखते हैं बफर स्टॉक का उद्देश्य एवं स्वरूप। आपात स्थिति में उपलब्धता, सूखा, बाढ़, अकाल। ये अकाल और सूखा वर्ड अगर आपने लिखते हैं तो याद आता होगा हमारी हिस्ट्री का, जब बंगाल में अकाल पड़ गया था, है ना। महामारी, अभी प्रेजेंट वर्तमान समय में ही कोरोना जब आया था तो अनाज उत्पादन कितना इम्पॉर्टेंट हो गया था, उस टाइम कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, तो अनाज ही तो सबसे ज़्यादा मुख्य आवश्यक हमारी हो गई थी। युद्ध जैसी परिस्थितियाँ, जो कि अभी बोला जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। मूल्य अस्थिरता, मूल्य अस्थिरता क्या होता है? जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किसानों को उनके उत्पादन के अकॉर्डिंग उनको रिटर्न नहीं मिलता, ये भी एक गलत तरीका है। तो इसलिए राज्य जो है वो, हमारा जो सरकार है, हस्तक्षेप कर खाद्यान्न की कीमतों में जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है उसको कंट्रोल करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लगभग 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट, है ना। किसान संरक्षण, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद से आय सुरक्षा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या मतलब? एक स्थिर, एक एवरेज रेट में प्रधान अनाजों को खरीदना, ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो और सरकार को भी इतना मिल जाए कि वो जो पीडीएस था, जो सार्वजनिक प्रणाली था, उसको अच्छे से निभा सके। आवश्यकता क्या पड़ी? मानसून पर निर्भर कृषि है, विशाल जनसंख्या है, क्षेत्रीय असमानता है और आपदा प्रबंधन की वजह से। अब देखिए यहाँ फिर से एक मैप बनाया है और उसमें बताया है उच्च उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कम उत्पादन, वर्षा कम की वजह से ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में माना जाता है। शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, है ना, ये नोट कर लेंगे। चुनौतियाँ क्या हैं? भंडारण तथा परिवहन की उच्च लागत। अब किसी एक स्टेट में होगा लेकिन भंडारण भी वहीं तो होगा नहीं, हर जगह करना पड़ेगा, तो परिवहन की लागत बढ़ जाती है। वैज्ञानिक भंडारण की कमी से नुकसान, भंडारण की जो क्षमता है अगर वो वैज्ञानिक नहीं हो तो चीज़ें खराब होने की खराब हो सकता है। तो भंडारिक मतलब वैज्ञानिक चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। कभी कभी अत्यधिक स्टॉक से राजकोषीय दबाव। भारत जैसे विकासशील और जनसंख्या बहुल देश में बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा का अनिवार्य आधार है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।